की क्लास में भी हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसला करेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस किए थे और आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। आज की क्लास का जो एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं तो उसको करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस जो लास्ट वाली क्लास में हमने आपको बताई थी, एक डेफिनेशन बताई थी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से, उसको लिखा था। दूसरी डेफिनेशन बताई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, उसको लिखा था। और एक तीसरी डेफिनेशन थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज के इस एप्लीकेशन में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। क्या थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोगों ने रो से लिखा था और इसकी डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन ये थी कि आप किसी चार्ज क्वांटिटी को, कोई भी अपने पास में चार्ज क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि हमारे पास में चार्ज क्वांटिटी है Q और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब इस चार्ज को आपको दे देना है। किसको दे देना है? तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन मैटेरियल वॉल्यूम, इन मैटेरियल वॉल्यूम। ये जो मटेरियल वॉल्यूम लिखा गया है इसको बहुत अच्छे से समझिए। मटेरियल वॉल्यूम यानी किसी ऐसी चीज पर जहां मटेरियल वॉल्यूम हो। मटेरियल वॉल्यूम का मतलब आप समझते हैं, जो खोखले होते हैं बच्चों उसमें मटेरियल वॉल्यूम नहीं होता। जैसे मान लो कि आपके पास में एक सिलेंडर है और जो सिलेंडर है वो खोखला है, हॉलो है। तो इस हॉलो सिलेंडर को जब हम बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मटेरियल कहाँ कहाँ लगेगा। जब आप इस सिलेंडर को बनाएंगे, जैसे ये मैंने एक खोखला सिलेंडर बनाया, तैयार कर लिया ये, तो आप देखिए इसमें जो मटेरियल है वो केवल सरफेस पर लगा है। मटेरियल वॉल्यूम का मतलब हो गया सॉलिड। जिनके पास मटेरियल वॉल्यूम होगा वो 101% सॉलिड होंगे। जो खोखला सिलेंडर है उसमें मटेरियल वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल कहाँ लगा होगा? सरफेस पर लगा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर खोखला गोला है ये, तो खोखले गोले को बनाने में भी जो मटेरियल है वो कहाँ लगेगा? एरिया में लगेगा। तो याद रखिए कि जिनके पास में मटेरियल वॉल्यूम होता है वो लोग हमेशा सॉलिड होते हैं। तो मटेरियल वॉल्यूम का मतलब हो गया, मटेरियल वॉल्यूम मतलब सॉलिड बॉडीज। अब सॉलिड बॉडीज में क्या क्या होगा? सॉलिड वाली बॉडीज में अगर स्फीयर है तो ये सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर। जब आप किसी सॉलिड स्फीयर को बनाओगे तो जो मटेरियल होगा वो वॉल्यूम में लगा होगा। आपके पास में सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, कोई भी सॉलिड चीज, सॉलिड सिलेंडर। ये हमारे पास में जो डस्टर है ये भी सॉलिड है, इसमें भी मटेरियल वॉल्यूम है। तो डस्टर का जो शेप और साइज है वो कैसा है? क्यूबाइड शेप में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मटेरियल वॉल्यूम का मतलब हो गया सॉलिड बॉडीज। अब सॉलिड बॉडीज किसी भी तरीके की हो सकती है, कुछ जाने पहचाने यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। स्फीयर सॉलिड वाला, सिलेंडर सॉलिड वाला, क्यूबाइड सॉलिड वाला, क्यूब की बात कर सकते हो सॉलिड वाला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो इरेगुलर होंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में कोई सॉलिड
बॉडी है लेकिन इर्रेगुलर है, मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं है। तो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं, सॉलिड बॉडीज जो होती हैं, उन्हीं के पास में मटेरियल वॉल्यूम्स होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो थी वो क्या डेफिनेशंस थी इसकी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशंस थी कि जो चार्ज आपने दिया है उसको ले लिया जाए, ऊपर लेते थे गिवन चार्ज वैल्यू, गिवन चार्ज वैल्यू मान लिया Q है, और नीचे हम लोग लिखते थे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि मटेरियल वॉल्यूम का मतलब होता है सॉलिड वाली बॉडीज। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल सिचुएशन है कि आप जो है सॉलिड वाले जो मटेरियल हैं, सॉलिड वाली जो बॉडीज हैं, आप उनकी दो फैमिली बनाइए, एक कंडक्टिंग मटेरियल की और दूसरी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स की। जैसे हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये कंडक्टिंग मटेरियल का है। कंडक्टिंग मटेरियल्स का मतलब होता है मेटल्स। आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, और आपको बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया था नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो ये वाला सॉलिड स्फीयर कंडक्टर का बना हुआ है और ये वाला सॉलिड स्फीयर आपका डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। और भी एग्जांपल लेते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ हमारे पास में है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ हमारे पास में है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो क्या डिस्कशन क्या है? एक तो हमने ये बताया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में जो अपॉन में लिखा होता है, अपॉन में मटेरियल का वॉल्यूम होता है, और मटेरियल का वॉल्यूम किनके पास मिलता है? सॉलिड के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन सॉलिड बॉडीज, सॉलिड बॉडीज। तो जो वॉल्यूम मटेरियल में मिलता है वो केवल और केवल सॉलिड बॉडीज में मिलता है। तो अब आपके पास में दो ग्रुप्स हो गए कि वो सॉलिड वाले बॉडीज जो कि कंडक्टिंग फैमिली के हैं और वो सॉलिड वाली बॉडीज जो कि डाइइलेक्ट्रिक फैमिली की हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि डाइइलेक्ट्रिक फैमिली में मेरे पास में सॉलिड का स्फीयर है और डाइइलेक्ट्रिक फैमिली में मेरे पास में सॉलिड का सिलेंडर है। सिमिलरली कंडक्टिंग वाली मटेरियल में सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड सिलेंडर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हमने यहाँ पर चार्ज दिया, चार्ज हमने दिया, तो हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं सॉलिड वाले, उनमें चार्ज कभी वॉल्यूम में जाता ही नहीं है। सारा का सारा चार्ज केवल सरफेस पर जाता है। क्यों जाता है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर। सॉलिड वाले कंडक्टिंग मटेरियल में जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज कभी भी वॉल्यूम में नहीं फैलता, हमेशा कहाँ फैलता है? सरफेस पर। कितनी भी आप कोशिश कर लो लेकिन चार्ज कभी वॉल्यूम में जाता ही नहीं। चार्ज कभी वॉल्यूम में जाता ही नहीं, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए तो अप्लाई ही नहीं होगी।
क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन कहती है कि जो चार्ज हमने दिया है वो पूरे मटेरियल वॉल्यूम में आना चाहिए। और सॉलिड के जो कंडक्टर्स हैं उनमें चार्ज कभी भी वॉल्यूम में जाता ही नहीं, हमेशा सरफेस पर ही रहता है। और इसके पीछे जो रीजन है उसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर। आगे जा करके आप इस इलेक्ट्रिक प्रेशर्स को भी पढ़ोगे। ये सॉलिड का सिलेंडर है, अगर हम इसको चार्ज दें और कोशिश करें कि चार्ज वॉल्यूम में फैल जाए, वॉल्यूम का मतलब हो गया अंदर भी चार्ज हो बाहर भी चार्ज हो, जहाँ जहाँ मटेरियल है वहाँ पूरा चार्ज हो। तो अगर हम इसको चार्ज दें तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर फैलेगा। तो क्या सीखने को मिला, कौन सी बात यहाँ पर जानने को मिली कि इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से, स्पेशली हमने देखा यहाँ पर कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर गिवन चार्ज टू सॉलिड conducting materials not distributed in volume। ये एक वेल टेस्टेड बात है जो अच्छे से देखी जा चुकी है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो जो सॉलिड के कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें हम चाह के भी चार्ज को वॉल्यूम में नहीं फैला पाते। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम का जो फंडा है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कभी भी चार्ज को वॉल्यूम में रहने ही नहीं देता। तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है। और आपको पता है कि जब चार्ज सरफेस पर आ जाएगा तो वहां पर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। अब बारी है सॉलिड वाले जो डाइलेक्ट्रिक है। जैसे ही सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज वॉल्यूम में फैल जाता है। देखो इस सॉलिड स्फीयर को बनाने में मटेरियल अंदर भी है और मटेरियल बाहर भी है। तो जो चार्ज हमने दिया है, सपोज कर लिया कि हमने प्लस चार्ज दिया है, तो वो सारा का सारा चार्ज अंदर भी फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाहर भी फैलता है, यानी पूरे वॉल्यूम में फैलता है। इसी तरीके जो सॉलिड वाला सिलेंडर है उसमें भी जब हम चार्ज देंगे, डाइलेक्ट्रिक फैमिली का है, तो चार्ज अंदर भी फैलेगा और जहां जहां मटेरियल है अंदर और बाहर सब जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि अगर आप ये इरादा रखते हो कि चार्ज को वॉल्यूम में फैलना चाहिए तो आपका ये इरादा तभी पूरा होगा जब आपके सामने मटेरियल होगा सॉलिड का डाइलेक्ट्रिक, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग। तो एक बात यहां पर और सीखने को मिली कि चार्ज का वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज always take place in solid वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। बच्चों सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का नाम क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। एग्जाम में ये वाले मत लिखना, समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये जो डेफिनेशन है वो किन लोगों पर काम करती है? ये केवल उन लोगों पर काम करती है जो लोग सॉलिड के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, केवल सॉलिड के डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना ये बात? तो अच्छे से ये पूरी जो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन का जो रिजल्ट है वो ये कि डेफिनेशन को अगर देखें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देखें, तो ऊपर जो वैल्यू है गिवन चार्ज ओके जो भी है वो हमें देना है, लेकिन ये जो चार्ज हमें देना है कहाँ देना है? वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल पर देना है। ऐसी जगह पर देना है जहाँ पर मटेरियल वॉल्यूम में हो।
और बच्चों मटेरियल वॉल्यूम में हो इसके लिए मटेरियल सॉलिड होना चाहिए। और सॉलिड के मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक तो कंडक्टिंग वाले और दूसरे आपके नॉन कंडक्टिंग वाले। कंडक्टिंग वाले जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का फंडा काम करता है, तो चार्ज कभी वॉल्यूम में फैल ही नहीं पाता, यानी कि वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कभी काम करेगी नहीं। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक वाले जो सॉलिड हैं, जो नॉन कंडक्टिंग वाले सॉलिड हैं, जब उन पर हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज वॉल्यूम में फैल जाता है। सो यू कैन से कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो डेफिनेशन है वो केवल किनके लिए काम करती है, सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए काम करती है। और एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो वैलिड किन में काम करती है, किन लोगों के लिए ये वैलिड है। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वैलिड है फॉर सॉलिड वाले, एग्जाम में इस वाले को मत लिखना, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो गॉस लॉ का जो आज का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशंस को हम पढ़ें उसके पहले ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो एक बार आप मेरे साथ इस चीज को रिवाइज कर सकते हो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन में जो डिमांड है कि चार्ज जो है वॉल्यूम में फैला होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि चार्ज वॉल्यूम में हो तो सामने वाला मटेरियल सॉलिड होना चाहिए। अब सामने वाले मटेरियल सॉलिड होंगे या तो वो डाइलेक्ट्रिक फैमिली के मेंबर होंगे या फिर वो कंडक्टिंग फैमिली के मेंबर होंगे। अगर वो कंडक्टिंग फैमिली के मेंबर हैं तो उनके पास मटेरियल वॉल्यूम तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से चार्ज कभी मटेरियल वॉल्यूम में फैलता ही नहीं, हमेशा सरफेस पर फैलता है। तो अब कौन बचे, अब सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक ही बचे। तो सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे आप उन पर चार्ज देते हो सारा का सारा चार्ज उनकी वॉल्यूम पर फैल जाता है, इसीलिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उन्हीं के लिए वैलिड है। ठीक, तो क्या है एप्लीकेशन आज का, हमारे पास में एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक, और हमने उसको चार्ज दे दिया है। जब चार्ज हमने दिया तो जो चार्ज देंगे वो उसके वॉल्यूम में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अब हमें जो स्फीयर पर जो हमने चार्ज दिया है तो उस स्फीयर की वजह से, क्योंकि जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जब स्फीयर पर चार्ज आ गया तो फिर स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। हमें उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कि हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं, किसकी वजह से निकालेंगे, ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इस काम को हम करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से इस काम को करेंगे, क्योंकि जहां चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। तो क्वेश्चन को देखें और समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक स्फीयर है, तो मैंने क्लोज कर दिया है इसको। ये हमारे पास में एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये सेंटर है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है। हमारे पास में चार्ज था, कितना चार्ज था, क्यू था। ये अपना सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे हमने इसको चार्ज दिया तो सॉलिड के जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं उनको जब चार्ज दिया जाता है तो अंदर बाहर चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि जो चार्ज हमने दिया है वो पॉजिटिव है। तो चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी कि फैल जाता है, और इसी को बोलते हैं कि चार्ज वॉल्यूम में फैल गया। तो ये Q वैल्यू का चार्ज यहाँ पर फैला हुआ। अब ये चार्ज हमारे पास है, स्फीयर के ऊपर चार्ज है, तो इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कूलाम के डिस्चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? डेफिनेशंस थे, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर द 1 कूलाम डिस्चार्ज। तो अगर इस स्फीयर के चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए? तो इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये हमारे पास में स्फीयर है जो कि चार्ज से फुल है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से, और जितना चार्ज इसके ऊपर है उसकी वैल्यू कैपिटल Q है टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल Q चार्ज आपने दिया हुआ है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, सेंटर O है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सब लोग देखो और देख करके मुझे बताओ कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वो जगह इस स्फीयर के बाहर है क्या? आंसर है यस, वो जगह बाहर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो यहीं पर हमको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। कितनी वैल्यू पर? 1 कूलाम वैल्यू पर। तो जब हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देंगे तो ये वाला जो चार्ज है, जो स्फीयर पर चार्ज है, वो हमारे टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और जो स्फीयर पर चार्ज है वो कैसा है? प्लस। और अपनी मर्जी से सिलेक्टेड टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो स्फीयर का चार्ज अपने टेस्ट चार्ज को रिपल्सन देगा, धक्का देगा। वो जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें उसकी वैल्यू निकालनी है और गॉस का थ्योरम यूज करना है। तो गॉस की थ्योरम बेटा यूज करने के लिए चार्ज को तो क्लोज बॉडी में बंद होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास कोई क्लोज बॉडी दी नहीं गई है जो चार्ज को बंद करे। ये तो स्फीयर दिया गया जिसके ऊपर चार्ज है, लेकिन इस चार्ज को बंद करने वाली क्लोज बॉडी चाहिए। याद है ना गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स will be is equal to 1 by epsilon naught times of टोटल चार्ज जो बॉडी के अंदर बंद है। तो वो चार्ज जो बॉडी के अंदर बंद है और जिस बॉडी ने उसको बंद किया है वो गॉसियन सरफेस कहलाती है। तो ये जो चार्ज इस पर फैला हुआ है ये पहले बंद होना चाहिए, और बंद होने के लिए गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, और गॉसियन सरफेस अगर दी जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछले एप्लीकेशंस में भी हमने देखा था कि जब गॉसियन सरफेस नहीं दी जाती है तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। अब जब यहाँ पर इमेजिनेशंस की बात आई तो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि ऐसा करो कि आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। ये आपका सेंटर है, r डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो। आप सब लोग देखो कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है, क्योंकि जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो वो स्फीयर से बाहर है, और स्फीयर से बाहर है तो स्मॉल r की वैल्यू रेडियस से क्या होगी? ज्यादा। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं कि इस गोले पर जो चार्ज था उसको बंद करने के लिए जो सरफेस लिया गया वो स्फेरिकल ही क्यों लिया गया? बच्चों इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं कि हमें स्फेरिकल सरफेस या जैसी भी गॉसियन सरफेस हमको लेनी होती है तो एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को टेस्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए वो स्फेरिकल ही होनी चाहिए। इसके पहले वाले एप्लीकेशंस में आपने देखा था
कि जब किसी पॉइंट चार्ज को बंद करना था तो भी स्फेरिकल वाली गॉसियन सरफेस थी, फिर एक चार्ज की लाइन थी, उसको बंद करने के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी कि कब कौन सी गॉसियन सरफेस ली जाती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड में बनाया ये हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब मेरी इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ने इस पूरे तुम्हारे स्फेयर को ही अपने अंदर बंद कर लिया। जब स्फेयर को अपने अंदर बंद कर लिया तो जो स्फेयर पर चार्ज था वो भी बंद हो गया। तो अब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब हम जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E linked with spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface, phi E is equal to 1 by epsilon naught into में सिग्मा क्यू। ये गॉस लॉ लगाया मैंने। ये बात जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैथमेटिकल, ये गॉस लॉ कहता है। ये सिग्मा क्यू होता है वो चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। यहाँ पर आया 1 by एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू वो चार्ज जो बंद है। तो देखो यार यहाँ पर कौन बंद है, तो ये चार्ज वाला स्फीयर बंद है। इस स्फीयर पे कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू। शुरू से अगर आप देखो जो डायग्राम अभी आपने बना रखे हैं, तो इस स्फीयर पे जो चार्ज तुमने दिया है वो कैपिटल क्यू। तो कुल कितना चार्ज बंद है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर कैपिटल क्यू लिख दिया। phi E is equal to Q by epsilon। तो ये सारी बातें हमने गॉस लॉ से लिख दी। अब हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी। पिछली क्लास में जो एप्लीकेशंस कराए हैं उसमें ये चीज बताई थी आपको। तो यहाँ से E डी और cos थीटा, थीटा की कहानी बिल्कुल वैसी होगी जैसे पिछली क्लास में थी। तो सबसे पहले ये डी क्या होता है, डी एक छोटा सा एरिया होता है जो कहाँ पर लिया जाता है, गॉसियन सरफेस पर। इस जगह पर हमने एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लिया जिसको की वैल्यू मिली डी। अब आप देखिए यहीं पर तुम्हारा डिस्चार्ज रखा है और ये वाला चार्ज, तो ये वाला चार्ज आपका कैसा है, प्लस। और हमेशा टेस्ट चार्ज कैसा लिया जाता है, प्लस। जब आपको चुनना होता है तो ये वाला प्लस टेस्ट चार्ज को धक्के वाला फोर्स देगा, रिपल्सन देगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। ई आ गया। और जो छोटा सा ये डी है उसका जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया के साथ 90 डिग्री पर होता है। ये लीजिए, तो छोटे से एरिया डी का एरिया वेक्टर डी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, डायरेक्शन देखो उसकी, और जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है, दोनों की दोनों डायरेक्शंस कैसे हैं, सेम। यानी कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ई डी ए cos 0, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। phi E is equal to E डी ए। phi E is equal to, अब इस इंटीग्रेशन से E को बाहर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आपको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। और आपने पोजीशन फिक्स कर ली है कि सेंटर से r दूरी पर, और ये जो तुम्हारा r है वो रेडियस ऑफ स्फीयर से ज़्यादा है, जिससे ये पता चल रहा है कि जो जगह हमने सेलेक्ट करी है वो स्फीयर से बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन पे डिपेंड करती है, और तुमने यहाँ पर पोजीशंस क्या कर ली है, स्मॉल r, यानी फिक्स कर दी है स्मॉल r पोजीशन। तो जब स्मॉल r आपने फिक्स कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, फिक्स, यानी कि कांस्टेंट।
और इंटीग्रेशन के अंदर कभी कांस्टेंट तो होते नहीं है, तो बाहर कर लीजिए इसको, तो ये बाहर आ गया और ये आया डी। अब हैबिट जो आपकी एक्सपेंशन मेथड की थी, डीए क्या है, अकेला जो डीए है वो छोटा सा एरिया है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या है, पूरा पूरा एरिया है। किसका? गॉसियन सरफेस है। और तुम्हारी ये जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी है? स्फेरिकल। और तुम्हारी इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। आप देखो ना, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाई है उसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा? स्फीयर के एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो ये पहली इक्वेशन है वो गॉस लॉ से आई है। जो पहली इक्वेशन है वो गॉस लॉ से आई है, और जो आगे ये हमने काम किया है और इक्वेशंस नंबर 2 तक पहुंचे हैं, ये हम अपने एक्सपेंशन मेथड से पहुंचे हैं। पहली वाली इक्वेशन क्या बता रही है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी वाली इक्वेशंस भी क्या बता रही है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों को क्या करते हैं? बराबर कर दो। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, ये आ जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर, उधर आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको चाहिए थी, गॉस लॉ लगाने के बाद रिजल्ट आया है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर ये छोटा वाला r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो जगह आपने सेलेक्ट करी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो जगह आउटसाइड है स्फीयर के बाहर। तो ये बाहर जो पॉइंट था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नोट करिए। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं सरफेस पर। ये स्फीयर है वही जिसको हमने चार्ज दिया है, और ये सेंटर है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकाली थी? बाहर निकाली थी, यहां निकाली थी आउटसाइड। और जो ये डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल आर थी, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आप सब फील कर सकते हो कि अभी जो हमने काम किया वो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं सरफेस पर, जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा था, इस जगह रखा था, उसको उठाया और यहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। लगाओ भैया अपना कॉमन सेंस। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया, कहाँ रख दिया? सरफेस पर। तो देखो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी ना। तो उस समय स्मॉल आर की वैल्यू इसी रेडियस के बराबर होगी। तो बाहर आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली है? तो आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पर ये स्मॉल आर स्क्वायर है, जहाँ पर ये स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखते हैं? कैपिटल आर। तो ये हमें कहाँ मिल जाएगी? सरफेस पर इंटेंसिटी मिल जाएगी। और दो रिजल्ट्स आपके आ गए। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हम आउटसाइड में हैं? तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। आप किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, वो जगह ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो अगर वो जगह आउटसाइड है तो उस जगह की स्फीयर के सेंटर से जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अगर वो जगह सरफेस पर है तो फिर ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अगला केस जो है दैट इज इनसाइड द स्फीयर। अगर हमारा टेस्ट चार्ज स्फीयर के अंदर हो तो अंदर वाला जो केस है वो भी कर लेते हैं, आप इसको पहले नोट कर लो। सरफेस वाला केस आउटसाइड वाले केस से ही बन जाता है, केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो तो सरफेस का केस बन जाता है। चलिए अब वो केस डिस्कस करते हैं जिसमें जो टेस्ट चार्ज है वो अंदर होगा। तो एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो ये रहा स्फीयर, सेंटर है O, और इसको जो चार्ज दिया गया है सारा का सारा चार्ज इसके अंदर बाहर सरफेस पर हर जगह फैला हुआ है, और सॉलिड का ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब हमने जो टेस्ट चार्ज लिया वो टेस्ट चार्ज इसके अंदर ले लिया। कहां पर? मान लेते हैं ये रहा टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है सेंटर से कितनी दूरी पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ठीक, अब जो स्फीयर पर चार्ज है वो हमारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स तो लगाएगा लगाएगा, और अगर ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है, यूनिट वैल्यू का है, तो उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और गॉस लॉ की हेल्प से ये सारा काम करना है। तो देखो यहां से r डिस्टेंस पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये देखिए, ये जो छोटी सी गॉसियन सरफेस आप देख रहे हो, मैं इसको अलग कर लेता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतर क्लियर हो। ये मैंने छोटी सी गॉसियन सरफेस को अलग कर लिया। ये O है, ये स्मॉल r है, और यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो मेरी छोटी सी गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है? कितना चार्ज बंद है? देखो पूरे स्फीयर पर तो चार्ज कैपिटल Q था, तो पूरे स्फीयर पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, लेकिन ये जो छोटी सी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जहां मेरी फिंगर है उस पर ध्यान दो, यहां पर जो चार्ज बंद है ये गॉसियन सरफेस के अंदर, बेटा ये Q तो नहीं होगा क्योंकि पूरे स्फीयर पर Q है, ये तो कुछ और होगा। चलो मान लेते हैं वो Q डैश है, और ये जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, सपोज कर लिया वो Q डैश, मान लिया वो Q डैश, ये हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर हम इनसाइड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, और इनसाइड वाले केस में हमने क्या माना? लेट Q डैश इज चार्ज which encloses by Gaussian surface, Gaussian surface। यहां पर भी जो गॉसियन सरफेस बनाई गई है वो स्फेरिकल बनाई गई है, आप देख सकते हो। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि सर को ये कैसे पता चल जाता है कि ये यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगी, और पिछली वाली क्लास में जो है उन्होंने किसी किसी जगह पर सिलिंड्रिकल बनाई थी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, दैट इज ड्यू टू प्रैक्टिस। जो भी रिजल्ट्स हैं ये, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वेल टेस्टेड बातें हैं। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, एनालिसिस की जाती है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सब लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस ऐसी ही होगी। अब चूंकि टाइम बहुत उतना ज़्यादा नहीं होता हम लोगों के पास कि हम आपसे वो भी डिस्कशन कर सकें, लेकिन पिछली वाली क्लास में मैंने कोशिश की थी
कि वहाँ पर जो पॉइंट चार्ज था उसकी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल क्यों लेनी चाहिए और लाइन ऑफ चार्ज की सिलिंड्रिकल क्यों लेनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें हैं। तो अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है वो क्यू डैश है, ये क्यू डैश बंद तो हो गया चार्ज। तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो निकाल दिया जाए लिंक होने वाला फ्लक्स पाएगी 1/ε0 इनटू में क्यू डैश, क्योंकि इस छोटी सी गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर क्यू डैश चार्ज बंद किया है। तो यहां से आ गया phi e इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ये तो बेटा गॉसला लगाने से आ गया, ये जो इक्वेशन बना है ये गॉसला से है। अब हमें एक्सपेंशन मेथड से अगर हम चलें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। फिर अभी थोड़ी देर पहले ये सारा काम हो चुका है, डी ए कॉस थीटा, यहाँ से और आगे आओगे ई डी ए कॉस 0। फिर वही पुरानी बात, चलिए एक बार रिप्रेजेंट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये टेस्ट चार्ज है इस जगह पर, ये टेस्ट चार्ज है, यहीं पर हमने छोटा सा डी ए बना लिया। अब टेस्ट चार्ज इस जगह पर है तो ये जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपल्सन देगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और एरिया वेक्टर ये रहा डी ए। तो आप देख सकते हो थीटा का तो हालचाल वही है 0, cos 0 1 हो गया। यहाँ पर है phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई फिर से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी। केवल डी ए का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब है पूरा एरिया। ये जो तुम्हारी गॉसियन सरफेस है कितनी रेडियस की है, स्मॉल आर रेडियस की है और कैसी है, स्फीयर। स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। यहाँ पर आ गया E 4πr², इक्वेशन सी। लेकिन इस इनसाइड वाले केस में अगर आप देखो, ये जो इनसाइड वाला केस है, तो इस इनसाइड वाले केस में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। आप देख सकते हो ना, बाहर वाले केस में स्मॉल आर रेडियस से कैपिटल आर से बड़ा था, सरफेस के केस में बराबर था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्मॉल आर लेस देन क्या कैपिटल आर। तो ये इक्वेशंस 2 बन गया। इक्वेशंस नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है जो कि इस गॉसियन सरफेस से लिंक है, और इक्वेशन नंबर 1 भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है। दोनों को बराबर कर दिया जाए, तो दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा E 4πr² बराबर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। यहाँ से आ गया E 1/4πε0 क्यू डैश बाई r²। अब केवल एक समस्या है कि ये जो क्यू डैश है ये हमने माना हुआ है, क्योंकि ये कंफर्म था कि पूरे स्फीयर पर, पूरे गोले पर चार्ज है कैपिटल क्यू। ये तो एक हिस्सा है ना छोटा सा, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, पूरा तो नहीं होगा, कुछ उसका हिस्सा ही होगा, और हमने ये मान लिया था वो क्यू डैश है। तो ये क्यू डैश कैसे निकलेगा, जरा उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं। क्यू डैश कैसे निकलेगा, ध्यान देना भाई, समझना बात को। ये जो गॉसियन सरफेस हमारी जिसने अपने अंदर क्यू डैश चार्ज बंद किया है, तो यूनिटरी मेथड पर जाने जरा देखना कहीं गलती तो बताना, क्योंकि 4/3 πr³ वॉल्यूम हैविंग चार्ज बराबर कैपिटल क्यू आयन। यार पूरा का पूरा स्फीयर कितनी रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का है, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, जो पूरा पूरा स्फीयर, और इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³, और इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। तो यानी कि 4/3 πr³ वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो एक वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, एक वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q/4/3 πr³। ठीक, अब आप देखो आपकी जो ये गॉसियन सरफेस है इसका कितना वॉल्यूम है, तो
इसका वॉल्यूम है तो ये भी स्फेरिकल, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? ये हो जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब जरा इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके देखो क्या बच रहा है। 4/3 पाई तो कैंसिल हो गए, तो देखो बच रहा है QR³ अपॉन में कैपिटल R क्यूब। ये जो तुमने निकाला है वो क्या निकाला है? तुमने 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज निकाला है, और 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज है तुमने क्या माना था? Q डैश। इसका मतलब ये जो निकल के आया है वो क्या है? Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू हो गई QR³ अपॉन कैपिटल R क्यूब। फिर से इस बात को समझो कि यहां से 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है? ये आया। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब किसका वॉल्यूम है? तुम्हारी इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, और तुम्हारी इस गॉसियन सरफेस के पास कितना चार्ज है? Q डैश। यानी कि जो ये सॉल्व करके मिला है ये Q डैश मिला है। तो ये देखो Q डैश की वैल्यू आ गई QR³ अपॉन कैपिटल R क्यूब। यहाँ पर हम आ चुके थे, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। अब हम वापस मूव करते हैं इक्वेशन 3 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है इक्वेशन 3 में? इक्वेशन 3 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे है आपका R² और ये रहा Q डैश। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² और Q डैश की वैल्यू बेटा देखो इक्वेशन 4 से यूज कर लो। इक्वेशन 4 से है QR³ अपॉन कैपिटल R क्यूब। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो यूजिंग इक्वेशन 4। E निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q और नीचे R क्यूब ऊपर स्मॉल। ये तुम्हारा E आ गया इनसाइड वाला। इनसाइड का मतलब स्मॉल r लेस देन कैपिटल। ये E है आउटसाइड वाला जब टेस्ट चार्ज गोले के बाहर था। ये E है सरफेस वाला जब टेस्ट चार्ज गोले की सरफेस पर था, स्फीयर की सरफेस पर था। इनसाइड वाला केस ये निकल गया है। एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा, ये जब एप्लीकेशंस मिलेगा, तो कभी कभी तो फुल क्वेश्चन आता है कि भाई स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस है, यानी कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। बाहर भी फील्ड निकालो, अंदर भी निकालो, सरफेस पर भी निकालो, तो सब कुछ पूछा जाता है। तो सारे केसेस करेंगे। और कभी कभी जो है आपसे पूछा जाता है केवल इनसाइड वाला केस करिए, तो फिर आप इनसाइड वाला केस करेंगे। तो आप इसको देखिए, नोट करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। तो बेटा इस एप्लीकेशन के साथ एकेडमिक लेवल पर, यानी कि अपने बोर्ड सिलेबस को देखते हुए हम लोगों ने सारे एप्लीकेशंस कर लिए। जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने किए, सबसे पहले हम लोगों ने गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स का लॉ निकाला, कूलम्ब्स फोर्स निकाला। उसके बाद वाले एप्लीकेशंस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। उसके बाद फिर सीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और लास्ट में ये जो रिजल्ट था जो कि डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है, उसके लिए 3 केस किए। मैं रिपीट कर दूं कि ये तीनों केस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। या तो जनरल में अगर हम अनसॉल्व पेपर देखें तो इनसाइड वाला केस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अगर इनसाइड वाला केस होगा तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने डायग्राम्स बनाए कि हमारे पास में स्फीयर है, सॉलिड है, रेडियस कैपिटल R है, उस पर हमने चार्ज दिया है कैपिटल Q। उसके बाद सीधे ये वाला केस निकल गया है। बाकी जो बाहर वाला केस था और जो सरफेस वाला केस था वो हटा देंगे। पूरा पूछा जाता है तो पूरा करेंगे इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में। और नया चैप्टर हमको बताएगा पोटेंशियल क्या होता है,